राजतंत्र में हमने सिर काटे और कटवाए और बात लोकतंत्र की है। आज भी हम सीमा में तिरंगे के अंदर सबसे ज्यादा लिपट कर कोई आता है, मैं कहना नहीं चाहता वो अक्षत्रिय है। सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई थी, उसमें इन्होंने लाठियां बरसाई। सहारनपुर के अंदर इन्होंने बहुत बड़े प्रकरण में राजपूत समाज के साथ साजिश की। और अभी गुजरात के अंदर हमारी मान सम्मान का जो प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है पगड़ी, उसको उछाला गया। रण नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर युद्ध से भागे होंगे। और खट्टर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं सीधे शब्दों में, ये युवा रण से भागने वाले नहीं है। कठोर करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर जाना पड़ता है और अपनी भूमि को बेचकर वो विदेश की धरती पर उन अंग्रेजों की गुलामी कर कर, उन अंग्रेजों की दिहाड़ी कर कर, एक एक पाई जोड़कर वो चाहता है कि उसकी धरती वापस हो। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें इतना विवश कर दिया कि हमें दोबारा अंग्रेजों के सामने मजदूरी और दिहाड़ी पे ला दिया। देश में लोकसभा का आम चुनाव चला हुआ है, सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं अन्य प्रत्याशी भी अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता रोमी राणा रैसन, जो सीधे तौर पर इस चुनाव में कूदने वाले हैं। आप इनके बारे में बता दें कि छात्र राजनीति से ये राजनीति में आए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2018 में इन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा था और प्रधान बने थे। आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी का जलवा है, उसी तर्ज पर रोमी राणा रैसन भी इस चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर चुनाव में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या क्या मुद्दे उनके हैं, सभी पर प्रकाश डालेंगे। पूछना चाहेंगे आखिर वो क्यों, ऐसे क्या कारण रहे जिनके चलते वो चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है रोमी जी। सबसे पहले करनाल लोकसभा की देवतुल्य जनता को मेरा नमस्कार जी। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में है, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर इस समय आपने देखा है कि वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, आज रोजगार नहीं है हमारे यहाँ के युवा। ये अभी पीछे आपने देखा होगा एक मूवी आई कश्मीर फाइल्स, उसमें वहाँ के विस्थापित लोगों के बारे में बताया गया। परंतु हमें देखने में मिला हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पलायन कहीं हुआ है तो वो करनाल की धरती है। और आज हमारे लगभग 1.5 से 2 लाख युवा अंग्रेजों की दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और ये निकम्मी सरकारें हमें विवश कर रही है विदेश जाने पर। आज ये किसान की बात करते हैं, लगभग आप पिछले 10 साल का आंकड़ा निकालिए, लगभग हमारे कई हजारों एकड़ जमीन तो इसमें बर्बाद होगी। हमें बेचने पर मजबूर कर दिया गया कि हमें रोजगार चाहिए तो हमें जमीन बेचनी पड़ेगी, विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए तो जमीन को हमें गिरवी रखना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। जी रोमी जी, मैंने आपको राजपूत सभा की बैठकों में भी देखा है। लगातार राजपूत समाज इस बार सभी राजनीतिक दलों से टिकट की मांग कर रहा था, खासकर जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। किसी ने टिकट नहीं दिया, क्या वो भी नाराजगी आपकी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, राजपूतों ने हमेशा इस देश के लिए त्याग बलिदान दिया और इस सरकार ने राजपूतों के साथ जितनी बर्बरता की, और कैथल के अंदर पूरे देश ने देखा, कोई राजपूत आरक्षण थोड़ी मांग रहे थे, सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई थी, उसमें इन्होंने लाठियां बरसाई। सहारनपुर के अंदर इन्होंने बहुत बड़े प्रकरण में राजपूत समाज के साथ साजिश की। और अभी गुजरात के अंदर हमारी मान सम्मान का जो प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है पगड़ी, उसको उछाला गया। गुजरात के अंदर हमारी बहन बेटियों की साड़ियों को ये खींचते हैं। तो क्या ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राजपूत राष्ट्रवादी है। एक राष्ट्रवादी परिभाषा के आधार पर हम इनके साथ जुड़े थे, परंतु अब जब इलेक्ट्रो बॉन्ड का पूरे देश ने देखा, ये बीफ कंपनियों से चंदा लेने का काम करते हैं, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? इन्होंने कहा था हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाएंगे, चलो ये दर्जा भी नहीं दिलवा सके, परंतु आज ये इलेक्ट्रो बॉन्ड का पूरे देश देख रहा है किन किन कंपनियों से ये चंदा लेते हैं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं कहना चाहता हूं हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा का पता है। आज भी सीमा पर हम देश की सेवा कर रहे हैं, राजतंत्र में हमने सिर काटे और कटवाए और बात लोकतंत्र की है। आज भी हम सीमा में तिरंगे के अंदर
सबसे ज्यादा लिपट कर कोई आता है, मैं कहना नहीं चाहता, वो अक्षत्रिय है। और यदि बात राजनीति समीकरणों की करें, क्या आजादी के बाद आज तक हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी? जब हमने अपने घर बार कारोबार सब इस देश को बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई के कहने पर लौटा दिया, तो आज तक किसी राष्ट्रीय पार्टी ने हरियाणा के अंदर किसी राजपूत समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया। तो अभी हमारी कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी, परंतु उन्होंने भी नकार दिया। तो इसलिए देश को आजादी हुए 75 वर्ष हो गए हैं, परंतु राजनीतिक गुलामी को हमें झेलते हुए भी 75 वर्ष हो गए हैं। तो अब ये खट्टर के साथ टक्कर है, कट्टर के अहंकार के साथ टक्कर है, कट्टर के उन जो इन्होंने किसान के बच्चों पर गोलियां चलवाई उसका हिसाब हम लेंगे। जो नारियों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, यमुनानगर के अंदर बेटियों पर लाठियां चलवाई गई, कौन सा वर्ग इनसे खुश है? मैं ये पूछना चाहता हूं हरियाणा की जनता को। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल, क्या करनाल लोकसभा के अंदर एक भी काबिल व्यक्ति नहीं है? हर बार हेलीकॉप्टर से यहां पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं और ये हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर ही दिल्ली में चले जाते हैं। तो मैं करनाल की लोकसभा की जनता को ये बात कहूंगा और हाथ जोड़कर अपील भी करूंगा, और मैं कहना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर, कल को 5 तारीख को हमारा निगदू से एक जनसैलाब चलेगा और उसके अंदर कई सौ युवाओं की गाड़ियां, उन बेरोजगारों की गाड़ियां होंगी और वो करनाल के अंदर आएंगी और इस सरकार की नींव को हिलाने का काम करेंगे। छत्तीस बरादरी ने निर्णय ले लिया है कि हमें इसके अहंकार के खिलाफ लड़ना है। इसकी सत्ता जो ये इन्होंने एसी में बैठकर अपने फरमान सुनाए, इनको तो वहां पर ठंडी हवाएं लगती थी, परंतु हमें पता है हम लूहों में तपे हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, बहुत दर्द होता है जब किसानों पर लाठियां पड़ती हैं, बहुत दर्द होता है जब क्षत्रिय समाज पर लाठियां पड़ती हैं, बहुत दर्द होता है जब हमारी बहन बेटियों पर लाठियां पड़ती हैं। तो अब करनाल की जनता तैयार रहे, ये टक्कर है सीधी खट्टर से, और खट्टर को हम दिखा देंगे कि हमारे समाज की क्या ताकत है और छत्तीस बरादरी की क्या ताकत है। जी, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के आइडल की तरह काम करते हैं। वो उन्होंने जिस तरह से छात्र जीवन से राजनीति शुरू की, वो विधायक बने, अब वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या उनसे भी आपका कोई संबंध है? उन्हीं से प्रेरित होकर आप इस चुनावी मैदान में हैं? देखिए, रविंद्र सिंह आज पूरे देश के युवाओं के आइडियल माने जाते हैं। वो एक ब्रांड है, उन्होंने दिखाया। आज वो केंद्र मिनिस्टर के सामने लड़े और केंद्र मिनिस्टर के क्या, इन्होंने 7 तो मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार के लिए भेजे, पता नहीं कितने अपना ये केंद्र के मिनिस्टर और ये एक्टर और वगैरह तो बहुत गए, परंतु वहाँ की लोकसभा की जनता ने देखा कि हमें अपने बेटे को जिताना है, हमें इस विकास को जिताना है जो हमारे लिए कल को लड़ेगा। और रविंदर सिंह कल को देश की एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ बन के पूरे देश के सामने आएंगे। और मैं एक बात और कहूँगा, जब तक हमारे कोई करनाल से हमारी लोकसभा का यहाँ का नहीं होगा, ये बाहर के होंगे, तो ये अपने उसी दृष्टिकोण से सोचेंगे। कोई अपना करनाल का व्यक्ति ही हमारी करनाल लोकसभा के विकास के कार्यों के बारे में सोच सकता है। और अब आप भी सोचिए कि क्या पूरे करनाल के अंदर एक भी काबिल व्यक्ति नहीं था? कांग्रेस ने भी किसी लोकल को टिकट नहीं दिया, भाजपा ने किसी लोकल को टिकट नहीं दिया। अरे मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री को उसकी पार्टी ने नकार दिया, चलती सरकार में से उसको नीचे बैठा दिया कुर्सी से उतार के, तो उस पे तो इस सरकार ने ही एक मोहर लगा दी है, भाई ये नकारा है, नाकाबिल है। और अब मैं कहना चाहता हूं जनता को कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, असली लोकतंत्र को पहचानिए। यदि पार्टियां गलत फैसला करती है, वोट आपकी होती है, वोट की चोट करके आप सही आदमी को लोकसभा में पहुंचाने का काम करें। जी रोमी जी, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और एक हलका नहीं, करीब करीब 2 डिस्ट्रिक्ट के 9 हलके हैं, करनाल और पानीपत को मिलाकर बहुत बड़ा क्षेत्र है। समय बहुत कम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कई महीने से ही आप लगा के चलो को अपना प्रचार कर रहे हैं। तो कैसे गांव-गांव आप पहुंच पाएंगे, कैसे आप वोट की अपील कर पाएंगे, कैसे अपना मुद्दा बता पाएंगे? वो आपने क्या ऐसा बनाया हुआ है, किस तरह से आपका ये प्रचार रहने वाला है? मैं आपकी सभी बातों का जवाब सिर्फ एक ही बात में दूंगा। जो कल हमारा रोड शो होगा वो पूरा हरियाणा देखेगा कि युवा अब उस मोड में आ गए हैं कि युवाओं को भी हिस्सेदारी चाहिए। जब ये एक 58 साल के व्यक्ति को रिटायरमेंट की देकर भेज देते हैं डिपार्टमेंट से, क्या
युवाओं की भी राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं भाई वंशवाद, परिवारवाद, ये तो व्यक्तिवाद करते हैं। 10 साल जो मुख्यमंत्री बन के इस करनाल का विकास नहीं कर सका, तो अब एमपी बन के हम उससे क्या उम्मीद करेंगे। पहले तो उसने ब्राह्मणों की गर्दन काटने का ऐलान किया, सरेआम किया, जो एक देव समान जाति मानी गई है। अगर क्षत्रिय समाज में किसी जाति का आज भी दर्जा है, वो सबसे पहले गौ का और उसके बाद ब्राह्मण का हम हमेशा नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और इसने हर वर्ग, हर वर्ण के साथ पूरे अपने हथकंडे अपनाए। सरपंचों को पंचकुला के अंदर, जो हमारी सबसे बड़ा लोकतंत्र की असली परिभाषा मानी जाती है, वो गांव की पंचायत है। सरपंचों को इसने पंचकुला में पूरा बुला के वहां पर लाठी चार्ज करवाया। तो ये कहां तक सही था? जब हमारे गांव के प्रतिनिधियों को इस तरह लाठियां मारकर ये भेजेगा, तो क्या उम्मीद करता है हम इनको वोट देकर भेजेंगे? 5 साल के अंदर एक बार हमें वोट देने का मौका मिलता है, तो वोट की चोट इस बार सिर्फ करनाल की जनता ने मूड बना लिया है कि वो अपने बेटे को देंगे, रोमी रैसन को देंगे और अपने करनाल लोकसभा के लोकल प्रत्याशी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोमी राणा रैसन चुनावी मैदान में पूरी तरह से कूद चुके हैं। कल निगदू से करनाल तक रोड शो करने वाले हैं, नामांकन करने वाले हैं और विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर ये इस चुनावी मैदान में आए हैं। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से ये चुनावी ऊंट करवट लेता है। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।